तो पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स हमने चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ रहे थे कि चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जानते हैं और राष्ट्रीय जन कांग्रेस की विभिन्न समितियां होती हैं। उसमें से स्थायी समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे कि लघु कांग्रेस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस विभिन्न समितियों के द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसकी स्थायी समिति है, जो कि उसके महत्वपूर्ण शक्ति और कार्यों के कारण उसी राष्ट्रीय जन कांग्रेस का हम अभिन्न अंग कहते हैं और यहां तक कि उसे हम लघु कांग्रेस भी कहते हैं। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो है रचना, संगठन, कार्यकाल ये हमने पढ़ा था और अब हम देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस में एक बहुत ही प्रमुख व्यवस्था है रिकॉल की। तो देखिए, राष्ट्रीय चीनी संविधान ने कांग्रेस के सदस्यों को, तो देखिए चीनी संविधान ने राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों को वापस बुलाने यानी रिकॉल को वापस बुलाने की व्यवस्था स्वीकारी है। की व्यवस्था स्वीकारी है अनुच्छेद 77 व्यवस्था स्वीकारी है यदि कोई सदस्य अपने कर्तव्यों और दायित्वों पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी निर्वाचन इकाई उसकी सदस्यता का, तो उसकी निर्वाचन इकाई उसकी सदस्यता का अंत कर सकती है। तो देखिए, ये चीनी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पर रिकॉल वापस बुलाने की जो है व्यवस्था है कि यदि कोई भी सदस्य अपने दिए हुए कर्तव्यों का, वैधानिक दायित्वों का वो पालन नहीं करता, उनको पूरा नहीं करता, उनकी पूर्ति करने में असफल रहता है, तो उसकी निर्वाचन इकाई उस सदस्य की सदस्यता को अंत कर सकती है। तो इस प्रकार चीन के संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पर रिकॉल की व्यवस्था है। यदि कोई सदस्य जो है अपने कर्तव्यों का पूरा नहीं करता तो उस सदस्य को हम उसकी सदस्यता, उसकी निर्वाचन इकाई उसकी सदस्यता को
का अंत कर सकती है। तो ये चीन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में रिकॉल की जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगला है पदाधिकारी। तो देखिए, पदाधिकारी कौन से होते हैं? तो देखिए, पदाधिकारी राष्ट्रीय जन कांग्रेस पदाधिकारी राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपनी बैठकों के संचालन के लिए एक प्रेसिडियम एक प्रेसिडियम एक प्रेसिडियम का चुनाव करती है। और यह प्रेसिडियम के कुछ स्थायी सभापतियों का चुनाव भी करती है। यह प्रेसिडियम के कुछ स्थायी सभापतियों का चुनाव भी करती है। तो देखिए, इस प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपनी बैठकों के लिए प्रेसिडियम का चुनाव करती है और यह प्रेसिडियम के कुछ स्थायी सभापतियों का चुनाव भी करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस में एक प्रेसिडियम होता है जो बैठकों का संचालन करता है। अगला है विभिन्न समितियां। तो देखिए, विभिन्न समितियां राष्ट्रीय जन कांग्रेस अनेक समितियों का निर्माण करती है। जिसमें से हम देखते हैं कि स्थायी समिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समितियों का निर्माण करती है जिसमें स्थायी समिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण इसे लघु कांग्रेस भी
कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस अनेक समितियों का निर्माण करती है, जैसे कि राष्ट्रीयता समिति, विधि समिति, वित्तीय एवं आर्थिक समिति। लेकिन इन सब में जो है स्थायी समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे लघु कांग्रेस भी कहा जाता है। और हम देखते हैं, जब कांग्रेस की बैठकें नहीं होती, जब कांग्रेस की बैठकें नहीं होती, तब उसके समस्त कार्यों को स्थायी समिति ही करती है। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अनेक समितियां उनका निर्माण वो करती है, जैसे कि वैदेशिक संबंधों के मामले में समिति, जैसे कि वित्त एवं आर्थिक समितियां। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थायी समिति होती है, और ये स्थायी समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और इसे लघु कांग्रेस भी कहा जाता है। और जब कांग्रेस की बैठकें नहीं होती, तो उसके समस्त कार्यों को स्थायी समिति ही करती है, और कांग्रेस के समस्त कार्यों के प्रति स्थायी समिति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी समिति जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस का एक स्थायी अंग है, और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसी कारण इसे लघु कांग्रेस भी कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार हमने अभी राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन और संरचना पढ़ी कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन और संरचना किस प्रकार है। अब हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां और कार्य के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां और कार्य किस प्रकार है। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की जन कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। तो देखिए, चीन के वर्तमान संविधान
के अनुसार वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 62, 63 तथा 64 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किया गया है। ये अधिकार और शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं और इनके आधार पर कांग्रेस कार्य करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं। कार्य निम्नलिखित है। पहला है संविधान संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए, संविधान संबंधी शक्तियों के कार्य में हम देखते हैं कि कांग्रेस को संविधान संबंधी दो प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, कांग्रेस को संविधान के संबंध में दो प्रमुख शक्तियां दी गई है। तो प्रमुख शक्तियां दी गई हैं। पहला है कि कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के
क्रियान्वयन पर नजर रखें। क्रियान्वयन पर नजर रखें। यदि शासन का कोई अंग यदि शासन का कोई अंग ऐसा कोई कार्य करता है जो कि संविधान की भावना के विरुद्ध हो तो कांग्रेस उसे रोक सकती है। कांग्रेस उसे रोक सकती है। अगला है कांग्रेस को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस को दी गई है। तो देखिए, कांग्रेस को संविधान के संबंध में दो प्रमुख शक्तियां दी गई हैं कि कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि शासन का कोई अंग ऐसा कोई कार्य करता है जो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है, संविधान की भावना के प्रतिकूल है, तो कांग्रेस उस अंग को ऐसा करने से रोक सकती है। तो ये महत्वपूर्ण शक्ति है जो कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस को दी गई है। अगली हम देखते हैं कि कांग्रेस को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है कि संविधान में संशोधन जो होता है वो कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कांग्रेस को संविधान संबंधी शक्ति और कार्य प्रमुख रूप से प्राप्त है। अगला है, हम देखते हैं कि अगली शक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली शक्ति क्या है? अगली शक्ति है
मूल समितियों से संबंधित शक्ति एवं कार्य। तो कांग्रेस को फौजदारी अपराधों दीवानी मामलों दीवानी मामलों राज्य के अंगों तथा अन्य विषयों से संबंधित मूल संविधियों के निर्माण तथा उनमें संशोधन की शक्ति प्राप्त है। की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वव्यापक है, अनन्य है और अंतिम शक्ति इसी को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है इन मूल संविधियों के अलावा, तो देखिए वर्तमान संविधान ने इन मूल संविधियों के अलावा अन्य विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को सौंप दी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है फौजदारी अपराधों, दीवानी मामलों, राज्य के अंगों तथा अन्य विषयों संबंधित मूल संविधियों के निर्माण में संशोधन की शक्ति से प्राप्त है और संविधान के इन मूल संविधियों के अलावा कानून निर्माण की शक्ति
राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को सौंप दी गई। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है कानून निर्माण की शक्ति, इसे स्थायी समिति को इसने सौंप दी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कांग्रेस सर्वव्यापी है, अनंत है और इसकी शक्तियां असीमित है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस विधायी क्षेत्र में इसकी शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं, असीमित हैं और इस प्रकार कांग्रेस विधायी क्षेत्र में इसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है और इसकी शक्ति ही अंतिम है।